हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। यह हमारा गुप्त साम्राज्य से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो में हमने श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और रामगुप्त के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम अपनी कहानी चंद्रगुप्त द्वितीय से शुरू करेंगे और उसके बाद जितने भी शासक हुए उनके बारे में देखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 280 से 415 ईस्वी के मध्य में था। यह समुद्रगुप्त व दत्ता देवी का पुत्र था और इसने अपनी दो राजधानियां बनाई थी। एक राजधानी बिहार के पाटलिपुत्र में और दूसरी राजधानी मध्य प्रदेश की उज्जैनी में। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम विवाह ध्रुव देवी से हुआ था। ध्रुव देवी कुमारगुप्त व गोविंदगुप्त की माता थी और इसका दूसरा विवाह कुबेर नागा से हुआ था। कुबेर नागा प्रभावती की माता थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत, गरारी, सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वैष्णव धर्म का अनुयायी होने के कारण इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। 10 गण राजाओं पर विजय के कारण इसने गरारी और शकों पर विजय के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवराज, चंद्र, धाव, सह विक्रम और देवगुप्त मिलते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलवाए थे और इन सिक्कों को रूपक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की थी और उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे जिन्हें रूपक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त व दत्ता देवी का पुत्र था। इसने दो राजधानियां बनाई थी, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम विवाह ध्रुव देवी और दूसरा विवाह कुबेर नागा से हुआ था। इसी के काल में चीनी यात्री फाहियान ने यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत यात्रा करने आता है। इसका वास्तविक नाम कुंग था और इसके नाम का अर्थ होता है धर्मगुरु। फाहियान का वास्तविक नाम क्या था? कुंग। और फाहियान के नाम का अर्थ होता है धर्मगुरु। इसके काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ और मध्य प्रदेश के उदयगिरी अभिलेख में मिलता है। इसके सिक्कों पर सर्वाधिक धनुर्धारी प्रकार की आकृति थी और इसने रत्न जड़ित चांदी का सिक्का चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर धनुर्धारी प्रकार की आकृति मिलती है और इसने रत्न जड़ित चांदी का सिक्का चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। यह 9 रत्न कौन कौन से हैं? यह 9 रत्न कालिदास, बराहमिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, क्षणपरक, बीटाल भट्ट, शंकु, घटकपर और बररुचि। इसकी दरबारी कवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम की रचना की जो एक काव्य और नाटक ग्रंथ है। बराहमिहिर ने बृहद संहिता और पंचसिद्धांत बृहजाक की रचना की। यह खगोल विज्ञान से संबंधित शास्त्र है। धन्वंतरी ने आयुर्वेद की रचना की थी। यह चिकित्सा से संबंधित शास्त्र है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी जो एक शब्दावली है। क्षणपरक ने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। ज्योतिष शास्त्र एक ज्योतिष ग्रंथ है। बीटाल भट्ट ने मंत्र शास्त्र की रचना की थी। इसमें मंत्रावली दी गई है। शंकु ने शिल्प शास्त्र की रचना की थी जिसमें वास्तुकला के बारे में बताया गया है। घटकपर ने घटकपर काव्य की रचना की थी जो एक नीति शास्त्र है और बररुचि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साप था। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साप था और इसके समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक सचिव वीरसेन शैव मत का अनुयायी था। वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त का संधि विग्राहक सचिव कौन था? वीरसेन। संधि विग्राहक सचिव का अर्थ होता है संधि कराने वाला मंत्री।
वीरसेन शैव धर्म का अनुयायी था और इसने उदयगिरी की पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम शासक बना था। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 से 455 ईस्वी के मध्य में था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय व ध्रुव देवी का पुत्र था और इसका अन्य नाम गोविंदगुप्त था। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र था और इसका अन्य नाम क्या था? गोविंदगुप्त। कुमारगुप्त ने श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और इसके सिक्कों पर इसे गुप्त कुलामल और गुप्तकुल व्योमशसी कहा गया था। कुमारगुप्त ने श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और इसके सिक्कों पर इसे गुप्त कुलामल और गुप्तकुल व्योमशसी कहा गया था। इसकी कुछ मुद्राओं पर इसे अश्वमेघ महेंद्र लिखा हुआ मिला था। कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राओं पर अश्वमेघ महेंद्र लिखा हुआ मिला था, जिससे यह पता चलता है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया होगा। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ था, जो सिक्के मयूर शैली में लिखे थे। राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र से गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला था, जिसमें ज्यादातर सिक्के कुमारगुप्त प्रथम के थे और यह सिक्के मयूर शैली में थे। गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख इसी के काल में निर्मित हुए। लगभग 18 गुप्तकालीन अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके काल में निर्मित हुए? कुमारगुप्त प्रथम के काल में। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इसके सिक्कों का ढेर नासिक से प्राप्त हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों का ढेर महाराष्ट्र के नासिक से प्राप्त हुआ था। यहां से लगभग 1300 सिक्के प्राप्त हुए थे। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के अंतिम दिनों में हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। इसके काल में सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण हुआ था। कहीं कहीं ऐसा बताया गया है कि स्कंदगुप्त के काल में हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। यह दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बनता है। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी के मध्य में था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसे कहूम अभिलेख में शक्रादित्य बताया गया है। स्कंदगुप्त का कहूम अभिलेख में नाम क्या मिलता है? शक्रादित्य। इसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था और वहां एक विष्णु मंदिर बनवाया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था और वहां एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके काल में सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदित्य व उसका पुत्र चक्रपालित था। स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त और उसका पुत्र चक्रपालित। स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भी भेजा था। इसने चीनी सम्राट सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। भीतरी स्तंभलेख व जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभलेख व जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। भीतरी स्तंभलेख यूपी के गाजीपुर जिले में है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और कहूम अभिलेख यूपी के देवरिया जिले में स्थित है। यह तीनों अभिलेख आपको याद रखने हैं। इसके बाद पुरुगुप्त शासक हुआ। पुरुगुप्त का शासनकाल 467 से 472 ईस्वी के मध्य में था। यह स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। इसकी माता का नाम अनंत देवी और इसने श्रीगुप्त की उपाधि धारण की थी। पुरुगुप्त स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। इसकी माता का नाम अनंत देवी और पुरुगुप्त ने श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय शासक हुआ। इसका शासनकाल 472 से 476 ईस्वी के मध्य में था। कुमारगुप्त द्वितीय के काल में एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ से कुमारगुप्त द्वितीय का एक लेख प्राप्त हुआ था, जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ था। कुमारगुप्त द्वितीय का
उत्तर प्रदेश के सारनाथ से एक लेख प्राप्त होता है और यह लेख महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ था। कुमारगुप्त के बाद बुद्धगुप्त शासक हुआ। इसका शासनकाल 477 से 495 ईस्वी के मध्य में था। यह पुरुगुप्त का पुत्र था और इसकी माता का नाम चंद्र देवी था। बुद्धगुप्त ने श्री विक्रम, परम विक्रम और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बुद्धगुप्त ने श्रीगुप्त, परम विक्रम और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बुद्धगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त शासक हुआ। इसका शासनकाल 495 से 509 ईस्वी के मध्य में था। बुद्धगुप्त के बाद उसका छोटा भाई नरसिंहगुप्त शासक बना था। इसके शासनकाल में गुप्त वंश 3 राज्यों में विभाजित हो गया था। यह 3 राज्य कौन कौन से थे? एक राज्य था मगध, दूसरा था बंगाल और तीसरा था मालवा। मगध का राजा नरसिंहगुप्त स्वयं था, बंगाल का राजा बेन्नगुप्त और मालवा का राजा भानुगुप्त था। नरसिंहगुप्त के शासनकाल में ही हूण आक्रमणकारी मेहरकुल का आक्रमण होता है। मेहरकुल का आक्रमण किसके काल में होता है? नरसिंहगुप्त के काल में। नरसिंहगुप्त के बाद भानुगुप्त शासक हुआ। भानुगुप्त के इतिहास के बारे में जानकारी हमें एरन अभिलेख और आर्य मंजूश्री मूलक्रम ग्रंथ में मिलती है। एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य माना जाता है। एरन अभिलेख सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य माना जाता है। यह अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्राप्त हुआ था और इसमें गोपराज की पत्नी का उल्लेख किया गया है। गोपराज भानुगुप्त का एक मंत्री था जो एक युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। इस कारण गोपराज की पत्नी ने सती प्राप्त कर लिया था। इसका उल्लेख एरन अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त के बाद बेन्नगुप्त शासक बनता है। इसका इतिहास बांग्लादेश के गुनेधर ताम्रलेख से प्राप्त होता है। इस लेख में बताया गया है कि बेन्नगुप्त ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। बेन्नगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय शासक हुआ। इसका इतिहास बिहार के नालंदा लेख से प्राप्त होता है। इसमें बताया गया है कि कुमारगुप्त तृतीय की माता महादेवी व मित्र देवी थीं और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ। विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य की प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।